वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। इस वीडियो में हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को समझने वाले हैं। जैसे हमने क्लासिकल जेनेटिक्स में हमने मेंडल मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टडी किया, उनके कंक्लूजन को समझा, कैसे वो इनहेरिटेंस को समझा रहे हैं। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ इनहेरिटेंस को समझा। देन उसके बाद जीन इंटरेक्शन को समझा और उसके टाइप्स को समझा। फिर यहाँ पर जो ह्यूमन जेनेटिक्स को स्टडी किया, जिसमें डिफरेंट हमने पेडिग्री एनालिसिस, फिर जेनेटिकल डिसऑर्डर्स को समझा और फिर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज और डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है इनहेरिटेंस के, उन सबको हमने क्लासिकल जेनेटिक्स में कवर किया। आप प्लेलिस्ट में जाकर यहाँ पर 1 बाय 1 सारे वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक्स आगे फर्दर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्लासिकल जेनेटिक्स के जो इनहेरिटेंस को बेसिक्स को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। फर्दर अब हमने जब क्लासिकल जेनेटिक्स में समझा था तो वहाँ पर हमने फैक्टर्स की बात करी, मेंडेलियन फैक्टर्स की बात करी, क्रोमोसोम्स की बात करी और डिफरेंट अलील्स की बात करी, इनहेरिटेंस की बात करी। लेकिन हम ये नहीं समझ पाए कि ये फैक्टर अलील किस टाइप का होता है, इसका केमिकल नेचर कैसा है, मॉलिक्यूल्स में ये किस टाइप का मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब चीज़ें हमें नहीं पता है, हमें इसका कोई जवाब पता नहीं था। फर्दर हम इस चैप्टर में, जो कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एनसीईआरटी का एक चैप्टर है, इस चैप्टर में हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किए, उनके रिजल्ट्स के थ्रू उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाले, उन कंक्लूजन से हम समझेंगे कि जिन फैक्टर्स की बात मॉडल कर रहे थे, जिन फैक्टर्स की बात डिफरेंट साइंटिस्ट कर रहे थे, वो फैक्टर्स आके में उनका केमिकल नेचर कैसा है, उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है, वो सारे क्वेश्चन के जवाब हमें इस यूनिट में मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट्स को। सबसे पहले यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे ग्रिफिथ के साइंटिस्ट से इस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की कहानी शुरू होती है, जिससे कि हम उसके केमिकल जो फैक्टर्स की बात कर रहे थे, मेंडल जिन फैक्टर्स की बात कर रहे थे, उसके केमिकल स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए हम सक्षम बन पाए हैं। तो यहाँ पर फेडरिक ग्रिफिथ नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1928 मतलब मेंडल की डेथ के बाद बहुत सालों तक हमें उस इनहेरिटेंस की जो मेंडल बात कर रहे थे, मेंडल ने जो प्रापी प्लांट में स्टडी किया, उसके जो इनहेरिटेंस पैटर्न के जो प्रिंसिपल मेंडल ने दिए, उन प्रिंसिपल्स में बार बार जब मेंडल सेग्रीगेशन की बात कर रहे थे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात कर रहे थे, डोमिनेंट रिसेसिव की बात कर रहे थे, तो वो उसका केमिकल नेचर हमें तब तक पता नहीं चला। लेकिन हमें थोड़ी सी हिंट मिली उस चीज़ के बारे में जब 1928 में फेडरिक ग्रिफिथ ने एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया है जो कि ह्यूमन के अंदर निमोनिया कॉज करता है। ठीक है, निमोनिया यहाँ पे ये कॉज करता है, ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज है निमोनिया। ठीक है, यहाँ पे डिजीज कॉज करता है। इन्होंने इस बैक्टीरिया को लिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया यहाँ पर दो फॉर्म में प्रेजेंट है। एक फॉर्म जो है वो दिखने में उसका सरफेस कैसा दिखा, रफ सरफेस दिखा। इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को यहाँ पे कल्चर किया, तो बैक्टीरिया की जो कॉलोनीज थी, उस कॉलोनी में इन्हें दो तरह के बैक्टीरिया दिखे। एक जो जिसका सरफेस क्या था, रफ सरफेस, उन्होंने इसे नाम दिया आयरिस्ट्रेन। ठीक है, दूसरे बैक्टीरिया जिसका सरफेस क्या था, स्मूथ था। ठीक है, इसका सरफेस कैसा है इस स्ट्रेन का, स्मूथ सरफेस। एक्चुअली में ये सेम ही टाइप के बैक्टीरिया हैं, पर इसमें कुछ चेंजेस होने की वजह से ये बैक्टीरिया थोड़ा मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट दिख रहे हैं। ठीक है, इसे इन्होंने एस स्ट्रेन नाम दिया। ठीक है, इन दोनों स्ट्रेन को इन्होंने लिया और माउस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। ठीक है, इन दोनों ही बैक्टीरिया को इन्होंने माउस के अंदर इंजेक्ट करा। ठीक है, और माउस यहाँ पे किसी केस में वो जिंदा रहा और किसी केस में वो डेथ हो गया।
तो माउस की डेथ क्यों हुई इस बैक्टीरिया को देने के बाद? एक्चुअली माउस जो है, माउस के केस में निमोनिया को जब दिया जाता है तो ये यहाँ पर लिथैलिटी कोज करता है, मतलब माउस की डेथ कोज करता है। ठीक है, फिर अब एक्सपेरिमेंट को हम समझते हैं कि ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट में किया क्या। हमने यहाँ पे एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन को समझ लिया। अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा, एस स्ट्रेन की जो बैक्टीरिया को प्योरीफाई किया, उस बैक्टीरिया को इन्होंने क्या करा, माउस को इंजेक्ट करा। माउस को इंजेक्शन के थ्रू ये बैक्टीरिया दिया और यहाँ पे माउस की क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन्होंने दिया आर एस स्ट्रेन के साथ और यहाँ पर माउस की डेथ हो गई। मतलब इस एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया ने माउस में क्या करा, डिजीज कॉज करी। ठीक है, और ये डिजीज की वजह से क्या हो गया, इसकी डेथ हो गई। जब इन्होंने आर स्ट्रेन दिया, रफ स्ट्रेन टाइप का जब माउस को दिया, तो यहाँ पे माउस क्या रहा, जिंदा रहा और इससे कोई भी डिजीज नहीं हो, जिंदा रहा मतलब डिजीज नहीं है। जब इन्होंने एस स्ट्रेन लिया और एस स्ट्रेन को क्या कर दिया, हीट किल कर दिया। अब हीट किल की वजह से क्या हो गए, ये बैक्टीरिया किल्ड हो गए। अब ये हीट किल्ड जो बैक्टीरिया है, जब इन्होंने माउस को दिया, इंजेक्ट किया, तो माउस यहाँ पर डेथ नहीं हुई, माउस जिंदा रहा। तो यहाँ पे ये हीट किल्ड जो बैक्टीरिया है, अब वो यहाँ पर डिजीज कॉज नहीं कर पा रहे। चौथे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या करा, आर स्ट्रेन जो रफ स्ट्रेन के बैक्टीरिया थे, उन्हें एस स्ट्रेन हीट किल्ड के साथ दिया। जो किल्ड बैक्टीरिया थे उसे आर स्ट्रेन के साथ दिया। अब यहाँ पे माउस की डेथ हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो एस स्ट्रेन के जो किल्ड बैक्टीरिया थे, वो किल्ड होने की वजह से यहाँ पर इसका क्या हुआ, इस बैक्टीरिया को जो कंटेंट था, वो कंटेंट क्या हुआ, बाहर रिलीज हुआ। रिलीज होने की वजह से यहाँ पे कुछ सब्सटेंस होगा। ठीक है, कोई सब्सटेंस इस आर स्ट्रेन की बैक्टीरिया ने क्या कर लिया, अपने इन्वायरमेंट से ले लिया। इस सब्सटेंस को इसने अपने अंदर ले लिया और ये एस आर स्ट्रेन अब एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, और ये एस स्ट्रेन अब क्या कर रही है, इसकी डेथ कर रही है। ठीक है, यहाँ पर अब ये डिजीज्ड हो गया। तो इन्होंने कहा कि जब जब मैंने एस स्ट्रेन दिया तो उसकी डेथ हो गई माउस की। यहाँ पर आर स्ट्रेन दिया तो माउस जिंदा रहा। ठीक है, जब इन्होंने एस स्ट्रेन को किल्ड किया, हिट करके इसे किल्ड कर दिया, तब यहाँ पे माउस क्या रहा, जिंदा रहा। जब इन्होंने आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन के किल्ड के साथ, ठीक है, स्किल्ड बैक्टीरिया को आर स्ट्रेन के साथ दिया, तो स्किल्ड बैक्टीरिया से यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस आर ने लिया और इसकी वजह से ये एस में कन्वर्ट हुआ और यहाँ पे बैक्टीरिया की अब माउस की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो एस टाइप का जो बैक्टीरिया है, रफ स्ट्रेन टाइप का जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, वो इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन से कोई ना कोई सब्सटेंस अपने अंदर ले रहा है और अपने आप को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दे रहा है, जो कि डिजीज कोस कर रहा है, जिसकी वजह से माउस की डेथ हो रही है। इन्होंने ये तो बता दिया कि यहाँ पे कोई ना कोई जेनेटिक मटेरियल एस से इस आर ने लिया, तब जाके यहाँ पे ये डेथ कॉज कर पा रहा है। क्योंकि नॉर्मल जब आर स्ट्रेन दिया तब तो नहीं मर रहा है, लेकिन चूहा की डेथ जो हो रही है वो कुछ ना कुछ बाहर से इन्वायरमेंट से इसने लिया। ठीक है, कोई ना कोई जेनेटिक मटेरियल इसने बाहर से लिया, तब जाके इसकी डेथ हो रही है। ठीक है, इस यहाँ पे आर का एस में कन्वर्ट होना, ठीक है, आर स्ट्रेन जो है, आर स्ट्रेन एस में कन्वर्ट हो रही है, इसे ही क्या कहा गया है, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और इसे ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से इस पूरा एक्सपेरिमेंट को कहा गया है ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, होप ये एक्सपेरिमेंट क्लियर होगा। अब जो ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने केमिकल नेचर नहीं बताया, उन्होंने बोला कि कोई ना कोई सब्सटेंस जो है वो एस किल्ड स्ट्रेन से आर में जा रहा है। ठीक है, आर स्ट्रेन इसको ले रही है बाहर से और कोई ना कोई सब्सटेंस, कोई ना कोई जेनेटिक मटेरियल जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया कि उस जो सब्सटेंस जा रहा है उसका केमिकल नेचर क्या है और उसका मोलिकुलर फॉर्म क्या है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन फर्दर यहाँ भी अननोन ही थे। फिर 1944 में इस प्रॉब्लम को 1944 में लगभग हम देख सकते हैं, लगभग मोर देन 15 ईयर के बाद ऑसवाल्ड ओवरी एंड कॉलिन मैक्लियोड एंड मैकार्टी, यहाँ पर 3 साइंटिस्ट आए। इन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि जिस सब्सटेंस की ग्रिफिथ बात कर रहे थे कि जो सब्सटेंस जा रहा है वो एक्चुअली में क्या था, डीएनए था। तो एक्सपेरिमेंटली इन्होंने प्रूव कर दिया कि डीएनए ही क्या था, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है।
ठीक है। अब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव किया, तो इन्होंने क्या करा कि जो एसिस्टेंट एक्सट्रैक्ट था उसे लिया, जब ग्रिफिथ ने एसिस्टेंट किल्ड को जो यूज़ किया उसका एक्सट्रैक्ट निकाला, ठीक है। उस एक्सट्रैक्ट को इन्होंने माउस, अलग अलग माउस को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में दिया, मतलब डिफरेंट डिस्ट्रॉइंग एजेंट्स के साथ दिया। इन्होंने पहले ओरिजिनल एसिस्टेंट को आर स्ट्रेन के साथ माउस में दिया, तो माउस की डेथ हो गई। माउस की डेथ क्यों हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे जो एसिस्टेंट था, जो एसिस्टेंट माउस में इधर से दिया गया है और उधर से जब एसिस्टेंट का एक्सट्रैक्ट आया, ठीक है, तो यहाँ पे एसिस्टेंट का एक्सट्रैक्ट में एसिस्टेंट के एक्सट्रैक्ट से इसने क्या करा, आर को इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, आर को इसमें कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे डेथ हो रही है, ठीक है। इस सारे केसेस में ये यहाँ पे चीज़ हो रही है। यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, एस स्टैंड का जो भी कुछ था, ठीक है, एज इट इज आर स्टैंड के साथ माउस को दे दिया गया, माउस की डेथ हो गई। इस एस स्टैंड में इन्होंने क्या करा, यहाँ पे पॉलीसेकेराइड को डिस्ट्रॉय कर दिया। फर्स्ट केस में यहाँ पे पॉलीसेकेराइड मतलब जो शुगर डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं, ठीक है, ऐसे केमिकल या एंजाइम इन्होंने दिए जिससे कि यहाँ पर पॉलीसेकेराइड्स क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है। अब जब पॉलीसेकेराइड डिस्ट्रॉय हो गए तो आर स्ट्रेन के साथ पॉलीसेकेराइड तो नहीं जा पाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी माउस की डेथ हो रही है, ठीक है, मतलब कोई और पॉलीसेकेराइड के अलावा कोई और अदर सब्सटेंस जा रहा है तब डेथ हो रही है। फिर उन्होंने यहाँ पर एस स्टैंड के साथ लिपिड को डिस्ट्रॉय कर दिया। लिपिड को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पे इन्होंने क्या करा, इस इस एक्सट्रैक्ट को लाइपेज एंजाइम से ट्रीट कर दिया, क्योंकि लाइपेज क्या होता है, लिपिड को डाइजेस्ट कर देते हैं। अब लिपिड ही खत्म हो गया, लिपिड खत्म होने के बाद जब आर स्ट्रेन दिया गया फिर भी माउस की डेथ हो गई। मतलब लिपिड के अलावा, पॉलीसेकेराइड के अलावा कुछ और सब्सटेंस यहाँ पर गया है तब जाके डेथ हुई है, ठीक है। अभी भी कन्वर्जन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जब इन्होंने आरएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, आरएनए को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पे आरएनएज एंजाइम देखो, आरएनएज जो डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं वो दिया आर स्ट्रेन के बाद, तब भी माउस की डेथ हो गई। मतलब आरएनए भी नहीं जा रहा है, ठीक है, तो तीन चीजें क्लियर हो गई, पॉलीसेकेराइड भी नहीं सब ट्रांसफर कर पा रहा है, लिपिड भी नहीं कर पा रहा है और आरएनए भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इन तीनों को डिस्ट्रॉय करने के बाद भी आर स्ट्रेन इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है और माउस की डेथ कॉज कर रहा है, ठीक है। जब इन्होंने प्रोटीन को डिस्ट्रॉय किया, ठीक है, प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पे प्रोटीएस एंजाइम दे दो, ठीक है, प्रोटीएस एंजाइम या केमिकल एजेंट्स दे दो जिससे कि प्रोटीन खत्म हो जाए। प्रोटीन खत्म होने के बाद भी आर स्ट्रेन इसमें कन्वर्ट हो रहा है और माउस की डेथ हो रही है। फिर भी मतलब प्रोटीन को भी हटा दिया, आरएनए को भी हटा दिया, लिपिड को भी हटा दिया, पॉलीसेकेराइड को भी हटा दिया, तब भी माउस की डेथ हो रही है। मतलब ये चारों ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जब इन्होंने डीएनए को डिस्ट्रॉय किया, ठीक है, डीएनए जो डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम है वो दिया, तो डीएनए जब डिस्ट्रॉय हो गया और माउस को आर स्ट्रेन के साथ दिया गया, तो अब ये माउस जिंदा रहा। अब ये यहाँ पर आर जो है वो एस में कन्वर्ट नहीं हो पाया, मतलब डीएनए ही इस आर स्ट्रेन को इस स्ट्रेन में कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो डीएनए ही यहाँ पे एज ए जेनेटिक मटेरियल काम कर रहा है, क्योंकि इन सारे एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया है कि यहाँ पर कोई और अदर बायोमोलिक्यूल, यहाँ पे जो कोई और मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे पॉलीसेकेराइड्स, शुगर, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल की तरह नहीं जा पा रहा है, ठीक है, लिपिड्स नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, फिर यहाँ पर प्रोटीन नहीं जा पा रहे हैं, प्रोटीन इसे ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आरएनए नहीं ट्रांसफॉर्म कर पा रहा है, बचा डीएनए, तो डीएनए ही यहाँ पे इसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो आरएनए ही, डीएनए ही क्या है यहाँ पे, जेनेटिक मटेरियल है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली 100% यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली इसे प्रूव कर दिया किसने, ओवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी ने 1944 के इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। तो ये एक्सपेरिमेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर 1952, 44 के बाद 1952 में हर्शी एंड चेज का एक और एक्सपेरिमेंट आता है जो इसे और 100% इसे प्रूव कर देता है कि यस, जो ओवरी मैक्लियोड और मैकार्टी जिस डीएनए की बात कर रहे थे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल की काम करता है, उसे उन्होंने 100% एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया। तो इन साइंटिस्ट ने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने जो, पहले मैं बैक्टीरियोफाज के बारे में बता देती हूँ कि यहाँ पे बैक्टीरियोफाज क्या होता है। बैक्टीरियोफाज ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं,
ठीक है, जैसे हम ह्यूमन इन्फेक्टिंग वायरसेस पढ़ते हैं वैसे ही यहाँ पर जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो वायरसेस क्या कहलाते हैं, बैक्टीरियोफाज कहलाते हैं। अब ऐसा वायरस जो इकोलाई को इन्फेक्ट करे, ठीक है, क्योंकि इकोलाई एक बैक्टीरिया है, इस्टीरिया कोलाई, ठीक है, उस इकोलाई को जो फाज इन्फेक्ट करता है वायरस, वो टीटू फाज कहलाता है। ठीक है, ये टीटू फाज इकोलाई को इन्फेक्ट करता है, तो इन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। इन्होंने क्या करा, इस टीटू फाज को, इन्होंने इस टीटू फाज वायरस को लिया और इस वायरस को रेडियो एक्टिव मीडियम में ग्रो किया। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इसे रेडियो एक्टिव मीडियम में ग्रो किया, रेडियो एक्टिव मीडियम में ग्रो किया। फर्स्ट में इन्होंने S35 सल्फर 35 रेडियो एक्टिव लिया और यहाँ पे फॉस्फोरस 32 रेडियो एक्टिव मीडियम में इसे ग्रो किया। तो जब ये वायरस रेप्लिकेट होके नया वायरस बनाएगा तो इसमें क्या होगा, S35 इनकॉर्पोरेट होगा और यहाँ पे P35 इनकॉर्पोरेट होगा। सल्फर जो है, सल्फर अमाइनो एसिड्स का पार्ट है। ठीक है, और अमाइनो एसिड्स का पार्ट है तो सल्फर कहाँ जाएगा, प्रोटीन्स में जाएगा। और जो वायरसेस का प्रोटीन कोट है, वायरसेस का जो आउटर कवरिंग है, वो आउटर कवरिंग किसकी बनी हुई होती है, प्रोटीन की। तो जो सल्फर है वो हमें वायरस के कोट में दिखेगा। फॉस्फोरस जो है वो डीएनए का पार्ट है। ठीक है, डीएनए के जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, जो फॉस्फेट होता है न्यूक्लियोटाइड्स में, वहाँ पे फॉस्फोरस जो है जाता है। तो यहाँ पे डीएनए क्या होगा, इसका रेडियोएक्टिव होगा। ठीक है, तो ये हमें डीएनए में दिखेगा। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए में रेडियोएक्टिविटी दिखेगी। तो इन्होंने क्या करा, इन दोनों फेस को तैयार कर लिया। ठीक है, ये T2 फेस अब रेडियोएक्टिव है और ये T2 फेस P32 रेडियोएक्टिव है। फिर इन्होंने क्या करा, इन दोनों को करने के बाद यहाँ पर ये P35 जो है हमारा ये है। ठीक है, अब इस प्रिपेयर्ड T2 फेस को लिया जिसका कि जो आउटर वायरसेस का कवर है, ठीक है, वो प्रोटीन का मिलके बना हुआ है। तो इस पूरे आउटर में जो कोट है उसमें रेडियोएक्टिव सल्फर दिखेगा। इन्होंने क्या करा, इस वायरस को बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट कराया, ई कोलाई पर यहाँ पे इन्फेक्ट करवाया। तो ये वायरस क्या करता है, अपने जेनेटिक मटेरियल को वायरस के अंदर इंजेक्ट कर देता है और अपना प्रोटीन कोड इसका बाहर रह जाता है। ठीक है, फिर जब इन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया तो ई कोलाई जो है, ई कोलाई, इस ई कोलाई में वायरस का जेनेटिक मटेरियल गया, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। ठीक है, यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव देखने को नहीं मिली, लेकिन जो प्रोटीन कोड थे, जो वायरसेस का प्रोटीन कोड था जिसे फेज फास्ट गोस्ट भी कहा गया, यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली। फिर उन्होंने क्या करा, P32 T2 फेज लिया। ठीक है, P32 फेज लिया जिसका जो डीएनए है वो डीएनए क्या है, अब रेडियोएक्टिव है। जब इन्होंने इकोलाई से यहाँ पे इसको इन्फेक्ट करवाया तो इस वायरस ने अपने जेनेटिक मटेरियल को अंदर इंजेक्ट कर दिया और ये फिर फेज गोस यहाँ पे सेपरेट हो गए, सेंट्रीफ्यूज की वजह से इन्हें सेपरेट कर दिया गया। और जब सेपरेट किया गया तो यहाँ पर अब की बार इकोलाई के अंदर यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली। मतलब वायरस ने अपने जेनेटिक मटेरियल को जब बैक्टीरिया के अंदर रिलीज किया, वहाँ पे क्या थी, रेडियो एक्टिविटी थी। फेस गोस्ट में यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। ठीक है, इससे ये सिद्ध हुआ कि वायरस ने अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरिया के अंदर डाला। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर जब जेनेटिक मटेरियल गया तो वो डीएनए के फॉर्म में गया। ठीक है, इसलिए हमें इकोलाई में रेडियोएक्टिविटी दिखी, क्योंकि वो प्रोटीन के बाहर हमें रेडियोएक्टिविटी देखने को नहीं मिली। इसका मतलब कि जो S35 है, S35 हमें इकोलाई के केस में देखने को नहीं मिली जब अंदर डीएनए गया। P32 हमें डीएनए में देखने को मिला। ठीक है, तो इस चीज़ से ये प्रूव होता है कि यस, जो साइंटिस्ट, तीनों साइंटिस्ट ओरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी, जिस डीएनए को बोल रहे थे कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, वो उन्होंने इस रेडियोएक्टिव एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया। रेडियोएक्टिविटी को यूज़ करके इन्होंने 100% प्रूव कर दिया कि यस, डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। उसके बाद 1953 में वॉटसन एंड क्रिक नाम दो साइंटिस्ट, जिन्होंने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को प्रपोज किया, और मॉरिस विल्किन के साथ 1962 में नोबेल प्राइज लिया फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में। 1962 का नोबेल प्राइज
फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में मिला। ये एक इनका जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो था वो एक बायोलॉजी की क्या थी, ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी। मतलब बायोलॉजी की एक ऐसी डिस्कवरी जिन्होंने पूरे बायोलॉजी के रिसर्च को चेंज कर दिया। आज की जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, जितने भी नए नए ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं, पूरा ही इन्होंने उसका बेस दिया था। तो वॉटसन एंड क्रिक ने क्या करा, यहाँ पर एक रोजालिन फ्रैंकलिन नाम की फीमेल साइंटिस्ट थी जो कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उन्होंने। उन्होंने क्या करा, डीएनए को क्रिस्टलाइज करके यहाँ पर क्रिस्टलाइज करके एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा को एक्सरे डिफ्रैक्शन किया। तो उनका जो डेटा था, एक्सरे डिफ्रैक्शन का जो डेटा था, वो उस एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा को उन्होंने यहाँ पर, वो एक्चुअली जो मॉरिस विल्किन थे उन्हीं के लैब में वो काम करती थी, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने अपने डेटा को रखा था। उनका जो डेटा था वो क्लियरली हिंट दे रहा था कि जो डीएनए है वो हेलिकल स्ट्रक्चर में है, ठीक है। एक बहुत ही बड़ा इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था कि डीएनए जो है वो हेलिकल फॉर्म में है, ठीक है। अब इनके डेटा को क्या करा, जो मॉरिस विल्किन थे, ठीक है, मॉरिस विल्किन, इन्होंने क्या करा, रोजालिन फ्रैंकलिन के डेटा को विदाउट रोजालिन फ्रैंकलिन की परमिशन के इन्होंने किसको दे दिया, वॉटसन एंड क्रिक के साथ इसे शेयर कर दिया। अब वॉटसन एंड क्रिक ने इनका जो डेटा था उससे क्लियरली इन्हें हिंट मिल गई कि जो है वो हेलिकल स्ट्रक्चर में है डीएनए। और हेलिकल स्ट्रक्चर में इन्होंने क्या करा, 3D हेलिकल डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज कर दिया, ठीक है। और नोबेल प्राइज इन्हें मिल गया, ठीक है, मॉरिस विल्किन के साथ, ठीक है। लेकिन मेन जो इन्होंने रोजालिन फ्रैंकलिन ने डिस्कवरी की थी, इन्हें इसका कोई भी क्रेडिट नहीं मिला क्योंकि इनकी पहले ही डेथ हो चुकी थी। तो इन्हें नोबेल प्राइज़ नहीं मिला क्योंकि नोबेल प्राइज़ जो है वो डेथ के बाद नहीं मिलता है। तो यहाँ पे इनके जो डेटा का फ़ायदा है वो पूरा फ़ायदा किसने उठाया, वॉटसन एंड क्रिक ने उठाया और उनके साथ अपना नोबेल प्राइज़ ले लिया और डीएनए में जो डिस्कवरी था अपना इतिहास में नाम दर्ज करा लिया, ठीक है। लेकिन मेन जो श्रेय था इसके पीछे वो रोजालिन फ्रैंकलिन साइन का था। फिर इन्होंने जो प्रपोज किया मॉडल डीएनए वॉटसन एंड क्रिक का जो डबल हेलिक्स मॉडल था, उसमें उन्होंने कहा कि जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स से मिलकर बना हुआ है, जिसका जो बैकबोन है वो शुगर एंड फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ है और जो स्टेक्स हैं वो बेस पेयर से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, बेस पेयर से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर जो डबल स्ट्रैंडेड है, ये डबल स्ट्रैंड है, इसका डीएनए है वो डबल स्ट्रैंड से मिलकर बना हुआ है और ये दोनों ही स्ट्रैंड कैसी हैं, एंटी पैरेलल फॉर्म में अरेंज रहती है। एक की पोलैरिटी 5 प्राइम है और दूसरे की पोलैरिटी यहाँ पर 3 प्राइम है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और ये डबल हेलिक्स जो है वो नाइट्रोजन बेस, ठीक है, नाइट्रोजन बेस जो कि प्यूरिन और पायरामिडिन्स होते हैं, ठीक है। प्यूरिन्स और पायरामिडिन्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिसके अंदर प्यूरिन में एडिनिन और ग्वानिन प्यूरिन होते हैं और पायरामिडिन में साइटोसिन, थायामिन एंड यूरेसिल, ये तीनों ही यहाँ पर पायरामिडिन होते हैं। इनके साथ यहाँ पर डिऑक्सी राइबोस शुगर, ठीक है, और फॉस्फेट मिलकर, ठीक है, ये सब मिलकर यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे डीएनए बनाते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो नाइट्रोजन बेस पेयरिंग है वो एडिनिन का प्यूरिन के साथ, एडिनिन का थाइमिन के साथ होगा और जो ग्वानोसिन है उसका साइटोसिन के साथ होगा, ठीक है। प्यूरिन यहाँ पर प्यूरिन पैरामिडिन के साथ पेयर करेगा, प्यूरिन पैरामिडिन के साथ करेगा, ऑलवेज यहाँ पर प्यूरिन पैरामिडिन के साथ पेयर करेगा। और ये जो पेयरिंग है वो किसके थ्रू हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू हो रही है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है।
राइट। यहाँ पे ये स्टेक्स जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू यहाँ पर बने हुए हैं। अब एक बात और यहाँ पे आती है कि जो इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी कि इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। यहाँ पर जो इसका 5' एंड 3' जो है वो किस वजह से आ रहा है वो मैं थोड़ा बता देती हूँ। ये यहाँ पर नाइट्रोजन बेस है, ये शुगर है और ये यहाँ पर फॉस्फेट है। अब ये यहाँ पर इसका फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। फिफ्थ कार्बन जो है शुगर का वो फिफ्थ कार्बन पर फॉस्फेट लगा हुआ है, ठीक है। तो शुगर के जो 5 कार्बन है और नाइट्रोजन के जो 5 कार्बन है उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पर शुगर के केस में प्राइम यूज कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे 5' पोजीशन पर फॉस्फेट लगा हुआ है, तो चूंकि ये शुगर का है और यहाँ पे भी 5 कार्बन है तो उसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक को प्राइम से डिनोट कर दिया गया है। तो ये 5' हो गया और यहाँ पर देखें तो ये 3' इस साइड है, ठीक है। 3' पर हाइड्रोक्सी लगा हुआ है शुगर के, तो ये 3' एंड 5' इस तरीके से इसकी पोलैरिटी आ रही है। तो जो अपोजिट स्ट्रैंड हो गया वहाँ पर अपोजिट फॉर्म में होगा। अगर 5' इधर है तो यहाँ पर 3 होगा, मतलब अपोजिट दोनों ही एंटी पैरेलल कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। यहाँ के दोनों क्या है, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जो है 4 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर डीएनए बना हुआ है। अगर प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स में एडिनिन जब राइबो शुगर के साथ और फॉस्फेट के साथ जुड़ा हुआ है तो वो बना रहा है डिऑक्सी एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट, ठीक है, डीएमपी। ग्वानिन के केस में डिऑक्सी ग्वानोसिन 5 मोनोफॉस्फेट, ये है ग्वानिन का स्ट्रक्चर। ग्वानिन के 9 कार्बन के साथ ये डिऑक्सी राइबो शुगर लगी हुई है और यहाँ पे ये फॉस्फेट लगा हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। पैरामिडिन न्यूक्लियोटाइड्स के केस में साइटोसिन जो है साइटोसिन फर्स्ट नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर डिऑक्सी राइबोस शुगर के साथ फॉस्फेट से लगा हुआ है, तो ये डिऑक्सी साइटोडिन 5 मोनोफॉस्फेट बना रहा है। और जो थाइमिन अपने फर्स्ट नाइट्रोजन के साथ राइबोस शुगर के साथ फॉस्फेट के साथ लगा हुआ है, तो ये डिऑक्सी थाइमिडिन 5 मोनोफॉस्फेट टीडीएमपी बना रहा है। अभी जो चारों न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो चारों न्यूक्लियोटाइड्स क्या बना रहे हैं, डीएनए। डीएनए बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल है और उस पूरे मॉलिक्यूल को यहाँ पर बनाया जा रहा है, ठीक है। अब हमें डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर पता चल लिया कि डीएनए जो है वो यहाँ पर 5' टू 3' और उसकी 3' टू 5' पोलैरिटी है, ठीक है। अब फर्दर क्या किया, यहाँ पर एक प्रिंसिपल आता है चारगाफ्स रूल, ठीक है। चारगाफ्स रूल कहता है कि किसी भी डीएनए में, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जो प्यूरिन और पायरामिडिन है, ठीक है, प्यूरिन और पायरामिडिन है उसका रेशियो क्या रहता है, बराबर रहता है। मतलब ये कह रहा है कि A प्लस टी बराबर G प्लस सी क्या होता है, 1 होता है। प्यूरिन प्लस पैरामिडिन अपॉन प्यूरिन प्लस पैरामिडिन क्या होता है, 1 होता है। और जितना प्यूरिन का परसेंटेज है उतना ही पैरामिडिन का परसेंटेज होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ही पेयर कर रहे हैं। तो प्यूरिन का परसेंटेज और पैरामिडिन का परसेंटेज बराबर होता है। फिर यहाँ पर जो बेसेस हैं वो बेसेस एडिनिन जो है, एडिनिन हो गया, उसके बाद थायमिन हो गया, थायमिन के बाद ग्वानोसिन हो गया और ग्वानोसिन हो गया और साइटोसिन हो गया। ये चारों ही यहाँ पर डीएनए को बना रहे हैं आपस में एटी के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से और जीसी के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयरिंग करके यहाँ पर डीएनए बना रहा है। अब वॉटसन एंड क्रिक ने यहाँ पर कहा कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल जो है उस जेनेटिक मटेरियल को नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए कॉपी होना ज़रूरी है। कोई भी जेनेटिक मटेरियल को अपने आप की कॉपी बनानी पड़ेगी, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए उसको कॉपी बनना, अपने आप की कॉपी बनानी पड़ेगी। दूसरा, वो स्टेबल हो नेचर में, ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी उसकी कम हो, केमिकल रिएक्टिविटी उसकी कम होनी चाहिए तभी वो स्टेबल होगा, ठीक है। इनहेरिट होने की उसकी टेंडेंसी होनी चाहिए, इनहेरिट होने की उसकी टेंडेंसी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वॉटसन एंड क्रिक ने कुछ थ्योरीज प्रपोज की जो कि डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करती हैं। डीएनए डबल हैंडेड स्ट्रक्चर है। अब डीएनए अपना आप को अपनी कॉपी कैसे बनाए, ठीक है। तो उन्होंने कुछ
थ्योरीज प्रपोज की। पहले उन्होंने कहा कि डीएनए की जो कॉपी होने की मैकेनिज्म है वो सेमी कंजर्वेटिव फॉर्म में कॉपी हो सकता है। दूसरा, यहाँ पर कंजर्वेटिव फॉर्म में कॉपी हो सकता है। तीसरा जो है वो डिस्पर्सिव फॉर्म में कॉपी हो सकता है। तीन थ्योरीज उन्होंने बताई कि जो है डीएनए वो 3 फॉर्म में कॉपी हो सकता है। पहला ही एक्सप्लेन किया गया है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को। इसमें क्या होता है कि जो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड है वो दोनों स्ट्रैंड यहाँ पर सेपरेट होती हैं, ठीक है, थोड़ा सेपरेट होती हैं, और एक स्ट्रैंड पुरानी और एक स्ट्रैंड इसमें नई बनती जाती है, ठीक है। यही सेमी कंजर्वेटिव है, मतलब एक पुरानी रहेगी एक नई बन जाएगी, ठीक है, एक पुरानी एक नई, एक नई एक पुरानी, यही सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है जो कि एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। डीएनए इसी तरीके से अपने आप को पेरेंट से नहीं बनाता है। कंजर्वेटिव में यह कहता है कि जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो डीएनए का स्ट्रैंड यहाँ पर सेपरेट होता है, उस सेपरेट होने के बाद ये पेरेंट वाली एज इट इज़ रहेगी, ठीक है, और नई यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। ये ओल्ड है और न्यू यहाँ पे बिल्कुल नहीं बनेगी, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया है, इसे रिजेक्ट कर दिया गया है। डिस्पर्सिव टाइप में कहता है कि ये जो डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड है, यहाँ पे ये दोनों सेपरेट होती है स्ट्रैंड, ठीक है। फिर सेपरेट होने के बाद यहाँ पे कुछ पुरानी रहेगी, फिर कुछ नई बनेगी, ठीक है, फिर कुछ नई बनेगी, फिर कुछ पुरानी रहेगी। इस तरीके से यहाँ पर डिस्पर्सिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। लेकिन इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया है, इसे रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ इन्होंने थ्योरीज प्रपोज की, लेकिन जो फर्दर साइंटिस्ट आए उन्होंने इस चीज़ को क्या करा, एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया रेडियो एक्टिविटी के थ्रू कि डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिव से ही अपने आप को कॉपी करता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि डीएनए जो है उसके केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, वो अपने आप को कॉपी कैसे करता है, ठीक है। डीएनए के जेनेटिक मटेरियल को हमने प्रूव किया कि अदर जो बायोमोलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, ये डीएनए की तरह जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं कर सकते हैं, जो कि बहुत अनस्टेबल होते हैं। डीएनए ही यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। और फर्दर जो है हम डीएनए के केमिकल स्ट्रक्चर और फर्दर इन्हें हमें डिटेल में स्टडी करेंगे। सो इस वीडियो में यहीं तक, थैंक यू।